Hey everyone, welcome to Cartographia IES, a revolution in Indian education. My name is Gaurav and I will be dealing with international relations. International relations यूपीएससी के जीएस पेपर 2 से डील करता है और आज हमारा टॉपिक है बिम्स्टेक। वो इसलिए रिसेंटली आप देखोगे बिम्स्टेक को लेकर 3000 किलोमीटर की एक पावर ग्रिड प्रोजेक्ट बन रही है जो कि इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड के बीच में बन रही है, जिसको लेकर बिम्स्टेक चर्चा में रहा है। तो आज के हम टॉपिक में बिम्स्टेक के बेसिक्स को जानेंगे, इसके साथ साथ रीसेंट जो भी डेवलपमेंट हुई है बिम्स्टेक को लेके उस पर बात करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट, आप सभी को पता है कार्टोग्राफिया आईएएस एक प्रोग्राम लेकर आया है जिसका नाम है यूपीएससी पंचमृत प्रोग्राम, जिसमें हम 5 इनोवेटिव मॉड्यूल्स पे काम कर रहे हैं, जिसमें OWC सीरीज कवर करवाई जाएगी, जिसके साथ साथ B2M सीरीज, NCERT, माइंड मैप, कार्टोग्राफी, करंट कैप्सूल, यूपीएससी मेगा पॉइंटर, जिसके थ्रू हम 30 क्वेश्चंस की रिटर्न गारंटी देते हैं यूपीएससी में, एज वेल एज हम यूपीपीसीएस में भी 90 क्वेश्चंस की रिटर्न गारंटी देते हैं। तो आप कार्टोग्राफिया का पंचमृत प्रोग्राम परचेज करके अपनी जर्नी को, अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद बिम्स्टेक। सो बिम्स्टेक को स्टार्ट करने से पहले हम मैप देखेंगे कि बिम्स्टेक में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, और सबसे पहले जानेंगे कि बिम्स्टेक का मतलब क्या है। ओके, सो बिम्स्टेक का मतलब है बे ऑफ बंगाल। तो ये यहाँ पे आपको बे ऑफ बंगाल दिख रहा होगा, ओके, बंगाल की खाड़ी, और ये नीचे आपको दिख रहा होगा ग्रीन ग्रीन, ये श्रीलंका है, ये हमारा प्यारा भारत है। ये आपको इधर नेपाल दिख रहा होगा, नेपाल, ये आपको भूटान दिखेगा, यहाँ पे ये बांग्लादेश है, ये म्यांमार है, और यहाँ पे थाईलैंड है। सो इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, ये सारी कंट्रीज बिम्स्टेक कंट्रीज कहलाती हैं। अब ये बिम्स्टेक कंट्रीज क्यों कहलाती हैं, अब हम इसके एक्रोनम पे जाएंगे। बी से बे ऑफ बंगाल, आई से इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इन सारे देशों के बीच में मल्टी सेक्टोरल, अलग अलग सेक्टोरल को लेके अलग अलग जो सेक्टर हैं, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, आईटी सेक्टर की बात करें, ठीक है, एजुकेशन सेक्टर की बात करें, तो ये मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल और इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है। आर्थिक और तकनीकी सहयोग की बात करी जा रही है भारत और भारत के जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ। क्यों करी जा रही है, आप सभी को पता है कि लास्ट लेक्चर में जब हमने सार्क डिस्कस किया था तो उसमें मैंने बताया था कि इंडिया की एक पॉलिसी है फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी। तो सबसे पहले पड़ोसियों की तरफ देखना है, और ये सारी कंट्रीज हमारे क्या कहलाएंगे, पड़ोसी कहलाएंगे, ठीक है। तो ये सारे कंट्रीज जो बे ऑफ बंगाल के चारों तरफ ये कंट्रीज हैं, ये सारे क्या कहलाएंगे, बिम्स्टेक कंट्रीज कहलाएंगे। ओके, फाउंडिंग मेंबर की बात करें तो इनिशियली आपको देखने को मिलेगा ये बिस्ट। बिस्ट का मतलब है ये आपको बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड। शुरुआत में ये 4 देश ही इनिशियली इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के पक्ष में थे, और इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, ईसी का मतलब इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ओके, बाद में फिर आप देखोगे इसमें नेपाल, भूटान और म्यांमार, ये तीनों देश बाद में जुड़े हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा इनिशियल मेंबर कौन है। तो टोटल ये कितनी कंट्रीज हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हो गए, तो 7 स्टेट्स हो गए, जिसमें से साउथ एशिया में 5 स्टेट्स हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल एंड श्रीलंका, और 2 जो स्टेट हैं वो साउथ ईस्ट एशिया में। इसके आगे आपको देखने को मिलेगा कि साउथ ईस्ट एशिया लग जाएगा, ठीक है। अब ये बताओ कि बिम्स्टेक हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। ये जो 3 कंट्रीज के मैंने नाम लिखे हैं, ये जानबूझ के लिखे हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मालदीव्स। इसका मतलब है कि यहाँ से मैं अगर एक लाइन ड्रॉ करूँ, ये जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे म्यांमार और थाईलैंड को अलग कर दिया जाए, और यहाँ से इन 3 देशों को जोड़ दिया जाएगा, तो ये सारी कंट्री, लास्ट लेक्चर में हमने बोला था, ये सारी कंट्रीज क्या बनेंगी, सार्क नेशंस बनेंगी। ओके, और यहाँ से अगर ये 3 कंट्रीज को हटा देते हैं और ये 2 कंट्रीज को जोड़ देते हैं, तो ये क्या बन जाती हैं, बिम्स्टेक बन जाती है, ठीक है। तो बिम्स्टेक में कितनी कंट्री हैं, तो नंबर ऑफ कंट्रीज की बात आएगी तो 7 कंट्रीज है, ठीक है। अब हम बेसिक पे चलते हैं कि बिम्स्टेक, अच्छा इसके बाद एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये जो थाईलैंड है, थाईलैंड के आगे आप देखोगे कि यहाँ से फिर ये पूरा जो आगे के जो मेंबर हैं इनको बोला जाता है आसियान देश, है ना, आसियान कंट्रीज, ठीक है। सो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है इनका भी एक एसोसिएशन है, इनका भी एक ग्रुप है। ओके,
तो यहाँ से एक चीज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी कि यहाँ से हम एक्सेस कर पाएंगे आसियान कंट्रीज को, ठीक है। इनके साथ भी हमारे एक अच्छे रिलेशन बन सकते हैं अगर हम बिम्स्टेक के साथ अच्छा करेंगे तो, ठीक है। सो हम बात करते हैं बैकग्राउंड की कि बिम्स्टेक क्यों बना। तो आप देखोगे कि 1962 में इंडिया और चाइना का वॉर हुआ, और इंडिया और चाइना के वॉर के बाद आप देखोगे कि पाकिस्तान और चाइना इन दोनों के रिलेशन अच्छे होने लगे, क्योंकि पाकिस्तान बाय डिफॉल्ट हमारा क्या है, दुश्मन है, ठीक है। अब इनके जब रिलेशन अच्छे होने लगे उसके बावजूद भी हमने पाकिस्तान के साथ कोलेबोरेशन किया, इन सबसे बात करी, और 1985 में आप देखोगे कि सार्क बना, ठीक है। लेकिन सार्क बनने के बाद आप देखोगे कि पाकिस्तान को लेकर इशू चलते ही रहे, तो हमें एक ऑल्टरनेटिव भी ढूंढना था, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान वाला जो इशू है उसको सॉल्व कर सके, ठीक है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बिम्स्टेक को लेके वो है लुक ईस्ट पॉलिसी। आप सभी को पता है कि 1991 से पहले इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो सोशलिस्ट थी, ओके। तो हम सोशलिस्ट इकोनॉमी थी हमारी, क्लोज्ड इकोनॉमी जिसको हम बोलते हैं, बंद इकोनॉमी थी, हम जो प्रोड्यूस करते थे बाहर के देशों से ज़्यादा अपने इकोनॉमिक संबंध नहीं रखते थे, ठीक है। तो 1991 के बाद आप देखोगे इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था इंडिया में। इस टाइम पे मनमोहन सिंह हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था डिसइन्वेस्टमेंट का, ओके। और उसके बाद हमने देखा था कि 1991 के बाद हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी की तरफ ले जाना स्टार्ट किया, ठीक है। आईएमएफ गए थे हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह, और वहाँ पे हमने गोल्ड रखा, गोल्ड रखने के बाद हमने फिर वहाँ से डॉलर खरीदा और डॉलर लेके आए, फिर हम ट्रेड कर पाए। तो ऐसी सिचुएशन के बाद हुआ क्या कि 1991 में हमने एक पॉलिसी अडॉप्ट करी, एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। हम लिबरल होंगे, प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करेंगे और ग्लोबली कनेक्ट होंगे, बाकी कंट्रीज के साथ भी कनेक्ट होंगे, और यही कनेक्शन क्या कहलाता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म। इंडिया में ये 1991 के बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, ठीक है। तो जब इकोनॉमिक रिफॉर्म आपको करने हैं तो बाकी कंट्रीज के साथ आपको अपना और ज्यादा सहयोग बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, उनके साथ कोऑपरेशन करना पड़ेगा। दैट्स द रीजन कि हम बिम्स्टेक को लेके आए, और बिम्स्टेक के साथ हमारा कॉर्पोरेशन बनेगा। इसके साथ साथ हम साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ भी कॉर्पोरेशन बना सकते होंगे, उनके साथ भी हमारे जो रिलेशन है वो ज्यादा अच्छे हो सकते होंगे। तो आप देखोगे कि 1992 में लुक ईस्ट पॉलिसी पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पे आई थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे पीवी नरसिम्हा राव थे। अब उसके बाद एक घटना हुई 1996 में, आप देखोगे संघाई 5 ग्रुप, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाद में जाके ये एससीओ बनता है, ठीक है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो हुआ क्या था कि 1991 में एक और घटना हुई थी, यूएसएसआर जो था ये डिसॉल्व हो गया, ठीक है, ये जो सोवियत संघ था ये डिसॉल्व हो गया, और आपको जितनी भी कंट्रीज दिखती हैं ये यहाँ पे रशिया के नीचे, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब फ्री हो गई, इनका एक जो ग्रुप था वो फ्री हो गया। तो यहाँ पे चाइना ने एंट्री करी, और चाइना ने इन सारी कंट्रीज को मिला के एक संघाई 5 ग्रुप बना लिया। अब चाइना ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि चाइना में इकोनॉमिक रिफॉर्म पहले ही हो चुके थे 1978 में। अब चाइना ने जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करे तो इनको ट्रेड, इन सारे कंट्रीज के साथ ट्रेड बढ़ाना था, ट्रेड बढ़ेगा तो इकोनॉमिकली इनको फायदा होगा, इकोनॉमिकली फायदा होगा तो एम्प्लॉयमेंट इनका जनरेट कर पाएंगे, तो इनके यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा तो गरीबी कम होगी, तो ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं। तो इसके बाद हमें ये लगा कि चाइना और ज्यादा एंट्रेंस ना इधर करे, तो 1997 में आप देखोगे कि बैंकॉक डिक्लेरेशन होता है, और बैंकॉक डिक्लेरेशन को लेकर 6 जून 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन में ये बात करी जाती है कि एक हम ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं जिसका नाम होगा बिस्ट। इसमें बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड थे, और इन चारों देशों ने मिलकर अपना जो इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है, अपनी जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनको बढ़ाना स्टार्ट किया, और इस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री थे आई के गुजराल साहब, ओके। सो बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड ये फाउंडिंग मेंबर हैं ब्रिक्स के, ठीक है। और इनिशियली जो हमारा मोटिव था वो था इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, आर्थिक सहयोग बढ़ाना, ठीक है, क्योंकि 1991 में हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म करे थे, ग्लोबलाइजेशन बढ़ाना था। उसके बाद आप देखोगे 97 में ही म्यांमार को जोड़ लिया गया भारत के बिम्स्टेक के साथ, और 1998 में नेपाल को एज अ ऑब्जर्वर स्टेट दे दिया गया। ऑब्जर्वर स्टेट का मतलब ये है कि पहले आप अप्लाई करते हो कि हमें पार्ट बनना है इसका, बिम्स्टेक का, फिर कुछ दिनों तक हम इनको ऑब्जर्व करते हैं एंड देन फिर इनको हम एज अ मेंबर इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि
2004 में नेपाल और भूटान इन दोनों को भी जोड़ लिया गया और अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन बना ये बन गया बिम्सटेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ओके, अब हम बात करते हैं समिट्स की। समिट्स जो भी हैं वो सारी इंपॉर्टेंट होती हैं। समिट्स इसलिए इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि ये जितने भी डिसीजन लेने होते हैं बिम्स्टेक को लेके, जो भी डिसीजन लिए जाएंगे उनके लिए जो हायर अथॉरिटी होती है वो समिट्स के ही थ्रू निकलती है। जैसे समिट में कौन जाता है, पीएम जाता है, प्रेसिडेंट्स जाते हैं, ठीक है, कंट्रीज के। तो ये जो समिट्स हैं ये हायर अथॉरिटी होती हैं कि इन्होंने एक बार जो पॉलिसी बना ली वो बना ली, ठीक है। तो समिट्स इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली समिट आपको याद रखनी होगी 2004 में थाईलैंड में हुई थी, ठीक है, क्योंकि बैंकॉक में डिक्लेरेशन हुआ था। बहुत ऑब्वियस बात है कि थाईलैंड में हुई होगी। इंडिया में एक ही समिट हुई है अभी तक, ये आपको बहुत अच्छे से याद करनी होगी। सेकंड समिट हुई थी 2008 में और इंडिया में भी कहाँ, तो न्यू दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद 2014 में म्यांमार में, 2018 में रिसेंटली अभी नेपाल में हुई थी और 2020 में ये होगी श्रीलंका में। ओके, तो दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, फॉर प्रीलिम्स। सेक्रेटरीट की बात करें तो ढाका में इसका सेक्रेटरीट देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि प्रायोरिटी एरिया ऑफ कॉर्पोरेशन अंडर बिम्स्टेक। अब देखो जितनी भी कंट्रीज हैं, ये जो बिम्स्टेक कंट्रीज हैं, इनकी अपनी अपनी एक प्रायोरिटी है, अपनी अपनी प्राथमिकता है। तो हमें सिर्फ इंडिया की प्रायोरिटीज याद रखनी होंगी थोड़ी सी। इंडिया की पहली जो प्रायोरिटी वो है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ओके, अब इंडिया की प्रायोरिटी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन क्यों है? अब इंडिया चाहता है कि इंडिया का ये जो पार्ट है नॉर्थ, ये जो रीजन है नॉर्थ ईस्ट वाला, ठीक है, तो ये अंडर डेवलप्ड है, ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि यहाँ से म्यांमार से थाईलैंड, इन सब के बीच में क्या हो, रोड डेवलपमेंट है ना, रोड्स बने, ठीक है, ट्रेन की पटरियां बिछे, ये सारी चीज़ें हों। तो ट्रांसपोर्टेशन अगर इधर बढ़ेगा तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करना बहुत आसान हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो ये जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं इनको एक्सेस मिलेगा। ये अपना कोई लोकल कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको ईजिली वो ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो जब ये तीनों देशों के बीच में कोलैबोरेशन होगा, आगे फर्दर हम आसियान कंट्रीज के साथ भी अपना क्या रिलेशन बढ़ा पाएंगे। तो इंडिया ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन पे ये हमारी प्रायोरिटी है। इसके बाद टूरिज्म हमारी प्रायोरिटी है। ऑब्वियसली टूरिज्म हमारी प्रायोरिटी होगी। इंडिया एक ऐसा डाइवर्स देश है जिसमें आपको देखना पड़ेगा, साउथ इंडिया में आपको अलग कल्चर दिखता है, नॉर्थ इंडिया में आपको अलग कल्चर दिखता है, बिहार में अलग कल्चर है, महाराष्ट्र में, गुजरात में गुजराती हैं। तो इतनी सारी डाइवर्सिटी है, तो टूरिज्म की बहुत सारी संभावना है इंडिया में। नॉर्थ ईस्ट बहुत सुंदर है, जम्मू कश्मीर सुंदर है, हिमाचल की बात करें हम, दिल्ली की बात करें, हजारों हजारों मॉन्यूमेंट्स बने हैं और हमारा एक रिच इतिहास है, एक रिच हिस्ट्री है ना। तो हम टूरिज्म पे ऑब्वियसली फोकस करेंगे, ठीक है। इसके साथ हमारा जो प्रायोरिटी सेक्टर थर्ड है वो है एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। आपको पता है कि हर साल, अभी रिसेंट अगर मैं बात करूं तो बिहार में फ्लड का सिचुएशन है, असम में फ्लड का सिचुएशन है। इसके साथ साथ आप देखोगे कि इंडिया सेस्मिक जोन में आता है, इंडिया में भूकंप की भी संभावना रहती है, गुजरात में अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। इसके साथ ये जो नॉर्थ ईस्ट है, लास्ट ईयर केरला में आप देखोगे कि कितना भयंकर तबाही मची थी। तो दैट्स द रीजन कि हमारा जो अगला मोटिव होगा, जो प्रायोरिटी होगी, वो होगी कि इन्वायरमेंट को हमें बचाना है और उसके साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट को भी देखना है, ठीक है। उसके बाद काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांजिशनल क्राइम। जो भी टेररिज्म है, ऑब्वियस सी बात है, इंडिया जब से आज़ाद हुआ है 1947 से, तब से लेके आज तक टेररिज्म से जूझ ही रहा है। चाहे फिर वो नॉर्थ वेस्ट की बात हो, पाकिस्तान से आने वाला टेररिज्म हो, या और भी बांग्लादेश से आने वाला टेररिज्म हो, या इंटरनल टेररिज्म हो। नॉर्थ ईस्ट की हम बात करें तो मणिपुर, नागालैंड, यहाँ पे आप देखोगे नक्सलाइट की प्रॉब्लम बहुत है। तो ये अगर प्रॉब्लम्स होंगी तो ये डेवलपमेंट को क्या करेंगी, रिस्ट्रिक्ट करेंगी, रोकेंगी, डेवलपमेंट को नहीं होने देंगी। और अगर डेवलपमेंट नहीं होगा तो बाकी सारी चीज़ें डेवलपमेंट के ऊपर ही निर्भर हैं। जैसे डेवलपमेंट नहीं होगा तो ग्रोथ रेट नहीं बढ़ेगी, ग्रोथ रेट नहीं बढ़ेगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा तो हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करा पाएंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करा पाएंगे तो हमारा देश पुअर में ही रहेगा, पॉवर्टी से नहीं निकाल पाएंगे लोगों को। तो ये चार हमारे जो मेजर प्रायोरिटीज हैं वो आपको याद रखने होंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वाई इंपॉर्टेंट, बिम्स्टेक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो द बिम्स्टेक रीजन इज होम ऑफ अराउंड 1.5 बिलियन पीपल, ठीक है। इवन ये फर्दर और ज़्यादा हो गया होगा, अभी 1.55 बिलियन के आसपास हो गया। ये डेटा 2018 का है, उसके बाद से अपडेट नहीं हुआ है। तो ये 1.5 बिलियन, इतनी सारी जनसंख्या रहती है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा अगर परसेंटेज की बात करें तो 22% पॉपुलेशन सिर्फ इन्हीं 7 देशों में है पूरे वर्ल्ड की।
इसके अलावा अगर हम जीडीपी की बात करें तो 3.5 ट्रिलियन जीडीपी का शेयर है इन सारी कंट्रीज का। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन द लास्ट 5 ईयर बिम्स्टेक मेंबर स्टेट्स हैव बीन एबल टू सस्टेन एन एवरेज 6.5% इकोनॉमिक ग्रोथ। आप देखोगे कि पिछले 5 साल में इकोनॉमिक स्लो डाउन चला है, पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक स्लो डाउन रहा है। और इस इकोनॉमिक स्लो डाउन में आप देखोगे ये जो बिम्स्टेक कंट्रीज हैं इन्होंने 6.5% के एवरेज ग्रोथ अचीव करी है, जो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इसके साथ साथ बिम्स्टेक नॉट ओनली कनेक्ट साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया बट ऑल्सो इकोलॉजीज ऑफ ग्रेट हिमालयाज एंड बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो आप देखोगे जो ग्रेट हिमालयाज है और बे ऑफ बंगाल है इन दोनों को भी कनेक्ट करता है, तो इकोलॉजिकली भी हम कनेक्ट होते हैं बिम्स्टेक के साथ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है बिम्स्टेक के, तो क्रिएटिंग एनेबलिंग एनवायरनमेंट। अब देखो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जिससे हम ट्रेड को प्रमोट कर सके। ठीक है, अब ट्रेड प्रमोट तभी हो सकता है एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो, टेररिज्म को हमें काउंटर करना है। ठीक है, बाकी जो आपस में हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है कंट्रीज के बीच में वो ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसा एनवायरनमेंट बना रहे कि आपस में सहयोग अच्छा रहे हमारा, चाहे फिर वो थाईलैंड हो, म्यांमार हो, बांग्लादेश हो या फिर भूटान हो, नेपाल हो, इनके साथ हमें अच्छे रिलेशन बनाने हैं, एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। और अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा तो ये सारी चीज़ें इसी पे डिपेंड करती हैं। इसके साथ द सेकंड है कि एस्केलरेट सपोर्ट फॉर ईच अदर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब देखो इंडिया ने रैपिडली अभी एजुकेशन और साइंस और टेक्नोलॉजी इन तीनों फील्ड में इंडिया इन सारी कंट्रीज से आगे है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। हम बांग्लादेश में कोई एक यूनिवर्सिटी बना दें, या फिर आप देखते होंगे कि इंडिया का जो हायर एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं इनके 5% या कुछ परसेंट लोगों को हम हायर एजुकेशन के लिए इंडिया में बुलाते हैं और उनको हम लोन की फैसिलिटी भी देते हैं। तो बांग्लादेश से, भूटान से, नेपाल से ये लोग इंडिया में आते हैं, एजुकेशन लेते हैं, हायर एजुकेशन। साइंस की फील्ड में हम काफ़ी आगे निकल रहे हैं। एम्स की अगर हम बात करें तो एम्स के डॉक्टर इन कंट्रीज में जाके इनके जो डॉक्टर्स हैं उनको कोविड के टाइम पे स्पेशली आप देखोगे कि इनको स्पेशलाइज कर रहे हैं कि आपको कैसे डील करना है। टेक्नोलॉजी में हम इन सारे कंट्रीज का मदद कर सकते हैं। ठीक है, अगला है आइडेंटिफाई एंड इम्प्लीमेंट सेक्टर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, है ना। अब देखो जो सेक्टर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स हैं इनको आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेक्टर स्पेसिफिक कैसे कि मान लिया इंडिया और भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार ये सब एग्रीकल्चर कंट्रीज हैं। ठीक है, तो हमें ये सेक्टर स्पेसिफिक कर लेना है कि हाँ यार हम जो जितनी कंट्रीज हैं हम सबकी कॉमन प्रॉब्लम है कि एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस बढ़ाना है ना। एग्रीकल्चर में जो भी इनकम हो रही है फार्मर्स की उनको बढ़ाना है। और इंडिया का टारगेट भी है कि 2020 तक इंडिया के जो फार्मर है उनकी इनकम डबल करनी है। ओके, तो हमें स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स बनाने हैं और उन पे काम करना है। ठीक है, एनकरेजिंग द स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी की बात करनी है आपस में। ये नहीं कि इंडिया के लोग ज्यादा सुपीरियर हैं नेपाल से, है ना, या फिर भूटान से ज्यादा सुपीरियर है, नहीं। इक्वालिटी की बात, जब तक हम इक्वालिटी की बात नहीं करेंगे तो आपस में हमारे रिलेशन उतने अच्छे नहीं रहेंगे। ठीक है, पार्टनरशिप की बात करनी है, साझेदारी बना के रखना है, कल्चरल चीजें बतानी है कि हम कल्चरली भी कनेक्ट थे तो आज भी हम कनेक्ट रह सकते हैं। ठीक है, म्यूचुअल असिस्टेंट की बात करी गई है कि हमें म्यूचुअल असिस्टेंट बना के रखना है। इसके साथ साथ असिस्टेंट इन ट्रेनिंग एंड रिसर्च एक्टिविटीज। ठीक है, जितने आप देखोगे कि नेपाल और भूटान और बांग्लादेश जो इंडिया में यूपीएससी होता है, यूपीएससी के साथ साथ और भी जो सर्विसेज होती हैं तो उसमें आप देखोगे कि कुछ टाइम के लिए ट्रेनिंग के लिए जो नेपाल सिविल सर्विसेज के लोग होते हैं या भूटान सिविल सर्विसेज के लोग होते हैं ये इंडिया में आते हैं और इंडिया के सिविल सर्विसेज से मिलते हैं, उनके साथ अपने चीज़ें एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो ये वही चीज़ है कि हम रिसर्च एक्टिविटीज़ एंड ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ में एक दूसरे देश के साथ कोलेबोरेट रहें, कोलेबोरेशन करें, मिलिट्री एक्टिविटीज़ करें, मिलिट्री में हम ट्रेनिंग शेयर करें एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव है। प्रिंसिपल ऑफ बिम्स्टेक की बात करते हैं, सोवरन इक्वालिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सोवरन इक्वालिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, देखो कोई भी देश है वो अपने लिए सोवरन है ना, चाहे वो नेपाल की हम बात करें, भूटान की बात करें, बांग्लादेश की। ठीक है, ये सोवरन कंट्री है अपने लिए। ठीक है, ये अपने लिए सोवरन है, इनका अपना देशभक्ति वाला जुनून है, इंडिया का अपना है। तो इनकी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है या इक्वालिटी की बात है उनमें इंटरफेरेंस नहीं करना है। ये कितनी अच्छी बात है, और इसको आप कनेक्ट करो काला पानी विवाद से। ये जो काला पानी डिस्प्यूट है, ठीक है, बांग्लादेश नेपाल के साथ, तो जैसे इंडिया और इसका ये
टेरिटरी को लेके डिस्प्यूट है कि इंडिया बोलता है नहीं ये हमारी टेरिटरी है और नेपाल कहता है हमारी टेरिटरी है। अगर ऐसे डिस्प्यूट्स आएंगे तो बिम्स्टेक पे क्या पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और पड़ भी रहा है, ठीक है। अब इन दोनों देशों के साथ रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हुए हैं, तो ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और इक्वालिटी की बात, कि एक दूसरे की अपनी अपनी इंटीग्रिटी है, उनको मत छेड़ो आप, ठीक है। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि इंडिया का जो पॉलिटिकल जो अभी जो पॉलिटिकल या इंडिया की जो पॉलिसी है, जो डिप्लोमेसी है, ऐसा नहीं हो कि वो किसी कंट्री के अगेंस्ट में चली जाए, ठीक है। तो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस है कि अगर नेपाल चाहता है कि इसके चाइना के साथ रिलेशन अच्छे हो तो ठीक है, मतलब पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस है उसके लिए, है ना। तो ये चीज भी प्रमोट करनी है इसके साथ साथ, ये नहीं कि आप चाइना के साथ नहीं हमारे साथ जुड़ जाओ। तो उसके लिए हमें कल्चरल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, हमें अच्छे काम, मतलब नेपाल के साथ और अच्छे संबंध बताने पड़ेंगे, इनको बताना पड़ेगा कि हम बहुत पहले से कनेक्टेड हैं, हम ज्यादा फेथफुल हैं, है ना। नो इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर इनका जो भी होगा उसमें इंटरफेरेंस नहीं करना है। पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात इसमें करी गई है ना। म्यूचुअल बेनिफिट की बात करते हैं कि अगर हमारा ट्रेड बढ़ेगा इंडिया का तो उसके साथ साथ आप देखोगे तो म्यांमार का भी ट्रेड बढ़ेगा, ठीक है, थाईलैंड का भी ट्रेड बढ़ेगा, तो म्यूचुअल बेनिफिट की बात करी गई है, ठीक है। कंस्टिट्यूट एन एडिशनल एंड नॉट बी सब्स्टिट्यूट फॉर बायलैटरल, ठीक है, बायलैटरल रीजनल और मल्टीलेटरल कॉपरेशन इन्वॉल्विंग द मेंबर स्टेट। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ दो देशों के साथ चल जाएं, जैसे इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन बहुत अच्छे हैं बट नेपाल और भूटान से हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है, ऐसा नहीं, हमें मल्टीलेटरल कॉपरेशन की बात करनी है, हमें भूटान के साथ, म्यांमार के साथ, नेपाल, थाईलैंड सबके साथ अच्छे रिलेशन बनाने हैं। तो ये बिम्स्टेक के प्रिंसिपल हैं, तभी हम चीजें आगे बेहतर कर पाएंगे, तभी हम एक दूसरे का सहयोग ले पाएंगे, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो कैसे काम करता है, तो हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी, मैंने अभी आपको बताया था बिम्स्टेक की जो समिट होती है वो जो भी पॉलिसी बनाते हैं वो सबसे हायर लेवल पे होती है, उसके साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही हायर है। आप देखोगे अगर इनकी मीटिंग नहीं हो रही है, 4-4 साल मीटिंग नहीं होती है, तो उसके लिए हमने दूसरी मैकेनिज्म को रखा है, जैसे मिनिस्ट्रियल मीटिंग, कोई मिनिस्टर हमारा चला गया और 2 मिनिस्टर मिलके पॉलिसी बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मिनिस्टर भी नहीं मिल पा रहे हैं तो सीनियर ऑफिशियल मीटिंग भी होती है, ठीक है। सीनियर ऑफिशियल जो बांग्लादेश में इंडिया के हैं या इंडिया में जो बांग्लादेश के हैं या थाईलैंड के हैं, वो मिलके इसको एक ऑर्गेनाइजेशन दे सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। इसके साथ बिम्स्टेक वर्किंग ग्रुप का मतलब ये है कि अगर इंडिया का एम्बेसडर कहीं पे है या इंडिया में थाईलैंड का भी एम्बेसडर होगा, नेपाल का भी एम्बेसडर होगा, भूटान का भी एम्बेसडर होगा, तो ये सारे लोग मिलके क्या कर सकते होंगे, वर्किंग ग्रुप बिम्स्टेक को लेके कोई एक चीज आगे प्रमोट कर सकते होंगे या कोई आइडिया रख सकते होंगे या कोई प्रपोजल दे सकते होंगे। इसके साथ बिजनेस फोरम एंड इकोनॉमिक फोरम, आप प्राइवेट सेक्टर को पीछे नहीं छोड़ सकते, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ठीक है, इंडिया के जो बड़े बिजनेसमैन हैं, थाईलैंड के बड़े बिजनेसमैन हैं, ये लोग भी मिलके आगे कुछ प्रपोजल रख सकते हैं जिसपे बिम्स्टेक आगे काम कर सकता होगा। तो ये इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, ओके। इसके बाद हम पोटेंशियल की बात करते हैं कि बिम्स्टेक में इतना ज्यादा पोटेंशियल कैसे है। तो बिम्स्टेक क्या करता है, ब्रिज बिटवीन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने बताया ये इंडिया है और इधर ये 3 कंट्रीज अगर हम जोड़ दें, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मालदीव, ठीक है, तो ये सार्क भी बन जाएगा। इधर थाईलैंड है, इधर म्यांमार है, थाईलैंड है, और इसके आगे फिर आप देखोगे फिलीपींस, लाओस, वियतनाम, ये सारी कंट्रीज हैं। और ये सारी कंट्रीज क्या है, आसियान है। तो आसियान और सार्क, इन दोनों के बीच में बिम्स्टेक क्या कर रहा है, ब्रिज का काम कर रहा है, दोनों को जोड़ रहा है। तो यहां से लेके और यहां तक, इस पूरे रीजन तक हम कनेक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। और आज का जो 21st सेंचुरी है, आप जितना कनेक्टिविटी को बढ़ाओगे उतना ही आपका ट्रेड क्या होगा, इंप्रूव होगा, और ट्रेड इंप्रूव होगा तो आप अपने यहाँ ग्रोथ रेट बढ़ा पाओगे, ग्रोथ रेट बढ़ेगी तो आपके यहाँ जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो पॉवर्टी कम होगी। तो ये पूरा लिंक है सर, ठीक है। तो ब्रिज बिटवीन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। इसके बाद सेकंड है कि प्लेटफॉर्म फॉर इंट्रा रीजनल कॉपरेशन, ठीक है, बिटवीन सार्क एंड आसियान, ठीक है। सार्क और आसियान के बीच में क्या है, एक रीजनल कॉपरेशन के तौर पे भी इसको देखा जा सकता होगा, ठीक है। इसके साथ आप देखोगे अ फोर्थ ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड गुड। अब देखो, अब ये जो एरिया है मैं आपको दिखाऊंगा, ये आप पीछे चलते हैं,
मैप पे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो एरिया है, हाँ सॉरी, यहाँ पे देखो आप बे ऑफ बंगाल के नीचे आप देख रहे होगे, यहाँ श्रीलंका है और यहाँ अरेबियन सी है, ठीक है। और यहाँ पे आप थोड़ा सा और आगे जाओगे तो यहाँ पे आपको इंडोनेशिया दिखेगा, इंडोनेशिया के साइड में आपको मलक्का दिखेगा, है ना। तो ये जो मलक्का कॉरिडोर है, यहाँ पे ये यहाँ से पूरा ट्रेड होते हुए ऐसे होते हुए वेस्ट में जाता है, ठीक है। तो फोर्थ, है ना, फोर्थ जो पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड का फोर्थ ट्रेड इसी रीजन से होके गुजरता है, ठीक है। तो इतना बड़ा ट्रेड का ये रूट है, तो इस रूट पे ये जो बिम्स्टेक है, ये सारे लोग क्या कर सकते होंगे, इस रूट का फायदा उठा सकते होंगे, अपना ट्रेड भी प्रमोट कर सकते होंगे, ठीक है। तो हम इजिली इस ट्रेड से कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये और इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए बिम्स्टेक, ओके। सो या सो ये क्या करता है, अ फोर्थ ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड गुड्स, है ना। तो चौथे नंबर का जो मतलब फोर्थ जो ट्रेड है वो यहीं से होके गुजरता है और इसमें बिम्स्टेक को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। इसके साथ हम इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, ठीक है। अब बिम्स्टेक को लेके जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो प्रोजेक्ट है वो है कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। अब देखो कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट क्या है, ये इंडिया है और ये मैं छोटा सा यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट बना रहा हूँ और यहाँ पे आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट से ये म्यांमार कनेक्टेड है। अब यहाँ से इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है, इसको यहाँ तक रीच करने के लिए हमें नॉर्थ ईस्ट को बहुत ज़्यादा डेवलप करना पड़ेगा। डेवलप क्यों करना पड़ेगा, वहाँ का जो टरेन है, ऊंची नीची पहाड़ियाँ हैं, तो वहाँ पे हम रोड बनाते हैं लेकिन अगले साल ये डिजास्टर आ जाएगा, वहाँ पे फ्लड आ जाएगा तो वो रोड क्या हो जाएगी, बह जाएगी या फिर पुल टूट जाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल का काम है। इसीलिए आप देखोगे कि 70 सालों के बाद भी हम नॉर्थ ईस्ट से उतना बेहतर कनेक्ट नहीं हुए। तो अभी हमने ऑल्टरनेट क्या देखा कि ये जो जगह है बंगाल वाली, यहाँ बंगाल में जो कलकत्ता पोर्ट है, ये कोलकाता पोर्ट से हम जाएंगे और म्यांमार का यहाँ पे एक पोर्ट है, इसका नाम है सितवे पोर्ट, और इस सितवे पोर्ट को हम क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। अब ये जो सितवे पोर्ट है, यहाँ के ऊपर आप देखोगे एक नदी बह रही है, कलादान नदी, ठीक है। तो मान लिया यहाँ से हमारा शिप गया, सितवे पोर्ट पे पहुंच गया, कलादान नदी के थ्रू हमारा हमारा जो गुड्स है वो यहाँ पहुंच गया और यहाँ से हम एंटर हो जाएंगे सीधे कहाँ, नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर में एंटर हो जाएंगे। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, ठीक है। क्योंकि हम पहले शिप से जा रहे हैं, फिर यहाँ पे हम रोड का यूज करेंगे, उसके साथ हम ट्रेन का भी यूज कर सकते होंगे। इससे होगा क्या, हमारी जो कॉस्ट है इस गुड्स की, वो कॉस्ट कम हो जाएगी, इसके साथ साथ हमारा टाइम भी बचेगा। तो कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट की बात करें हम, या आसियान ट्राइलेटरल हाईवे की बात करें, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आसियान ट्राइलेटरल हाईवे है, ये अभी न्यूज में रहा है, ये इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड, इन तीनों को जोड़ेगा, ठीक है, और इनके बीच में कनेक्टिविटी बनाएगा। तो इससे हमारा नॉर्थ ईस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप कर जाएगा, ठीक है। और जब वो डेवलप करेंगे तो उनके यहाँ जो एम्पावरमेंट की बात है या फिर जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात है उसको हम डिक्रीज कर सकेंगे, ठीक है, पॉवर्टी को डिक्रीज कर सकेंगे। तीसरा जो प्रोजेक्ट है वो है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, ठीक है, इनके बीच में एक मोटर व्हीकल एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। तो ये सारे जो प्रोजेक्ट हैं ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ाते हैं बिम्स्टेक की, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया, इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है बिम्स्टेक, तो सबसे पहली चीज तो यही है कि हमारी एक पॉलिसी है फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी, ठीक है, तो उसके लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी। दूसरी चीज क्या है, एक्ट ईस्ट, हमें, ठीक है, ईस्ट में जितने भी कंट्रीज हैं उनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, ठीक है, जैसे लाओस, वियतनाम है, ठीक है, फिलीपींस है, कंबोडिया है, इन सब के साथ, ठीक है। अब इनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे होंगे तो एक फायदा और होगा, यहाँ से हम चाइना को भी टैकल कर सकते होंगे, ठीक है। ये सारी जो कंट्री हैं ये चाइना के द्वारा भी सताई हुई कंट्रीज हैं, चाइना की यहाँ एग्रेसिवनेस दिखाता है, चाइना फिलीपींस की बात नहीं मानता, इन सब देशों की बात नहीं मानता। तो इंडिया यहाँ ऑल्टरनेट एक इंडिया ऐसा रोल प्ले कर सकता है कि इन कंट्रीज के साथ अगर इंडिया के रिलेशन अच्छे होंगे तो यहाँ हम चाइना को टैकल कर पाएंगे, ठीक है। और चाइना का एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसको भी हम टैकल कर पाएंगे। तो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिम्स्टेक, ओके। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर
आसियान देशों के साथ हमारी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, या फिर ये जो म्यांमार है, थाईलैंड है, इनके साथ कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं, जो सेवन सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं, उनमें क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, ठीक है। इसके साथ साथ अलाउ इंडिया टू काउंटर चाइना, ऑब्वियसली अभी मैंने बोला कि चाइना को काउंटर कर सकते हैं हम, ठीक है। और इसके साथ साथ अ न्यू प्लेटफॉर्म फॉर इंडिया टू एंगेज विद इट्स नेबर विद साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। तो एक और नए पड़ोसी मिलेंगे हमें, सार्क के अलावा बिम्स्टेक हमारा एक और नया रीजनल ग्रुप होगा, उसके साथ साथ आसियान भी हमारा एक रीजनल ग्रुप होगा। तो ये पूरा रीजन में हम कनेक्टिविटी बढ़ा पाएंगे, ठीक है। और जो सार्क है, सार्क की जो अनइम्पॉर्टेंस है वो भी बढ़ जाएगी। अब सार्क में है क्या, इंडिया और पाकिस्तान झगड़ते रहते हैं, तो ज़्यादा मीटिंग्स हो नहीं पाती हैं। 2016 की मीटिंग आपको पता है कैंसिल हो गई, उसके बाद से कोई मीटिंग हो नहीं पाई है। तो हम एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे भी देख सकते हैं कि बिम्स्टेक हमारे लिए एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और इसमें हम क्या करेंगे, लीड रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है, बिम्स्टेक के अंदर। इसके अलावा बिम्स्टेक फ्री ट्रेड एरिया हेल्प इन अचीविंग इंडिया 9,000 बिलियन यूएस डॉलर टारगेट, ये अभी ड्यू है, इस पे चर्चा हो रही है। अगर ये फ्री ट्रेड प्लेटफॉर्म चालू हो जाता है तो इंडिया को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है इसके साथ, ठीक है। इसके अलावा इंडिया का पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस बिम्स्टेक कंट्रीज के साथ, तो इंडिया के लिए ये सिग्निफिकेंस है बिम्स्टेक के, ठीक है। इसके बाद सार्क और बिम्स्टेक की बात करें, क्या डिफरेंस है, तो सार्क एक आप देख रहे होंगे कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो साउथ ईस्ट एशिया में वो साउथ एशिया में बना हुआ है, 1985 में बना, कोल्ड वॉर से पहले की बात है ये, ठीक है। अब बिम्स्टेक की बात करें तो आफ्टर कोल्ड वॉर ये बना, और इसके जो मोटिव्स हैं वो ये है कि इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन हमें बढ़ाना है, ठीक है। सार्क के साथ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन का कोई ऐसा डील नहीं है, ठीक है। इसके साथ सार्क जो है ये इंडिया पाकिस्तान की जो लड़ाई है उससे सफर कर रहा है, तो इसमें कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान की वजह से। बल्कि जो बिम्स्टेक है इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, और यहाँ डेवलपमेंट करने के बहुत सारे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अलग अलग सेक्टर में डेवलपमेंट कर सकते होंगे, ठीक है। इसके साथ आप देखोगे कि इंडिया नॉर्थ ईस्ट स्टेट को भी हम डेवलप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बिम्स्टेक, ठीक है। तो ये सार्क और बिम्स्टेक में मेजर डिफरेंस है। इसके बाद आप देखोगे कि रीसेंट इन बिम्स्टेक में जो अभी करंट में जो हुआ है उसकी बात करते हैं, तो 6 नवंबर 2019 की अगर हम बात करें तो बिम्स्टेक का फर्स्ट पोर्ट कॉन्क्लेव हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे सीधा प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो बिम्स्टेक का फर्स्ट पोर्ट कॉन्क्लेव कहाँ पे हुआ था, तो ये विशाखापट्टनम में हुआ था, और ये किसने होस्ट किया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग किसके अंडर है, तो ये नितिन गडकरी साहब के अंदर है, ठीक है, नितिन गडकरी के साथ। इसके अलावा फरवरी 2020 में आप देखोगे कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज हुई है हमारी एक बिम्स्टेक की, ठीक है। और ये कहाँ हुई थी, तो ये भुवनेश्वर में हुई थी। और बहुत रिसेंटली अगर मैं बोलूँ तो बिम्स्टेक पावर ग्रिड जो प्रोजेक्ट अभी तैयार कर रहा है, जो 3000 किलोमीटर लंबा पावर ग्रिड प्रोजेक्ट होगा। अब देखो पावर ग्रिड प्रोजेक्ट का क्या मतलब है, ये इंडिया है और यहाँ पे आपको दिखेगा म्यांमार और यहाँ पे थाईलैंड, तो इन तीनों देशों के बाद बीच में एक पावर ग्रिड प्रोजेक्ट, मतलब पावर ग्रिड मतलब वो जो आपने खंबे देखे होंगे बड़े बड़े, वहां से एनर्जी 3000 किलोमीटर में एक दूसरे देशों को कनेक्ट कर पाएगी। अब मान लिया कि थाईलैंड बहुत ज़्यादा एनर्जी क्रिएट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, तो थाईलैंड अपनी इलेक्ट्रिसिटी को बेच पाएगा म्यांमार को, म्यांमार के साथ साथ इंडिया को भी, ठीक है। या फिर इंडिया ने बहुत ज़्यादा एनर्जी क्रिएट कर ली तो इंडिया बेच पाएगा इन तीनों कंट्रीज़ को। तो इसमें इंडिया का भी फायदा है, थाईलैंड का भी, म्यांमार का भी, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि बांग्लादेश, भूटान, नेपाल इनको क्यों नहीं दिया, तो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में पहले से ही 2013 में ये काम चालू हो चुका है। बांग्लादेश और इंडिया के बीच में पावर ग्रिड प्रोजेक्ट चल चुका है, और ये बहरामपुर और भेरामारा को कनेक्ट करता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये हमने पावर ग्रिड प्रोजेक्ट लगा रखा है, जो फर्दर फ्यूचर में एक्सटेंड हम करेंगे इसको नेपाल और भूटान के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी बिम्स्टेक को लेके। फाइनली जो कंक्लूजन निकलता वो यही है कि सिंस द बिम्स्टेक रीजन इज नोटेबल फॉर इट्स डाइवर्सिटी, ठीक है, तो अपनी डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, बहुत डाइवर्स है, बहुत ज़्यादा स्कोप है बिम्स्टेक को लेके। ऑब्वियसली ये इधर जो आसियान कंट्रीज हैं इनको कनेक्ट करेगा, चाइना को टैकल करेगा, एंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ख़त्म करेगा। इन जो जो आसियान कंट्रीज हैं इनके साथ अगर हमारे रिलेशन अच्छे होंगे तो हम ये जो चाइना है, चाइना की एग्रेसिव पॉलिसी है उसको टैकल कर पाएंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली बहुत डाइवर्स है बिम्स्टेक, और सबको मिलके एक रीजनल सिनर्जी की बात करनी है,
रीजनल एनर्जी की बात करनी है, आपस में कोलेबोरेशन लेके चलना है। दिस वुड हेल्प बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड मोर डायनामिक बिम्स्टेक, ठीक है। और ऐसी चीजें अगर हम कर पाते हैं तो जो बिम्स्टेक है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बन के उभरेगा, ठीक है। तो बाकी अपना ध्यान रखें, कार्टोग्राफिया से जुड़े रहें, और स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।